हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है फिफ्थ वीडियो है, ठीक। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, फिर हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा, और पी ब्लॉक जो थोड़ा सा बचा है, ठीक, उसको मैं एक एक वीडियो बीच में डालता रहूँगा। जो तुम लोग बोलोगे वैसा मैं शुरू करूँगा। नहीं, अगर बोलोगे तो पहले पी ब्लॉक ही खत्म कर दूंगा, तब शुरू करूँगा ऑर्गेनिक। जैसा तुम लोग बोलो फिर वैसे मैं शुरू करता हूँ, ठीक। एक वीडियो और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बचा है, तो इसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सी एफ टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन 2023 में यहाँ से आया था, ठीक। चलो पढ़ते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उसमें ये भी है इंक्लूडेड, ठीक। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। चलो शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्या है कि इसमें बोला है कि क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, इसके एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि इससे हमारा फायदा क्या है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये सक्सेसफुल था इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन किसका, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ, जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता था। कलर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी ऑफ द क्वार्टसन कंपाउंड, तो मतलब जो क्वार्टसन कंपाउंड है वो कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी होगी, क्या होगी, मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये एक्सप्लेन कर देता है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, समझ में आया। लिमिटेशन क्या है, कह रहा है कि लिमिटेशन जो होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है बाय द LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, जो हमारे स्टडी के स्कोप के बाहर है, ठीक। हमको ये पढ़ना नहीं है, तो ये याद कर लेना कि इसके एप्लीकेशन क्या थे। एप्लीकेशन तो हम लोग देख लिए। कह रहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिज निगेटिव चार्ज, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस निगेटिव चार्ज द 5d ऑर्बिटल, डी में जो हमारा डी सबसेल है, जैसे एस सबसेल होता है तो पी सबसेल होता है, ऐसे डी सबसेल और एफ सबसेल, सबके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास, एस के पास एक होता है, पी के पास 3 होते हैं, और डी के पास 5 होता है, और एफ के पास कितना होता है, 7 ऑर्बिटल होता है। तो कह रहे हैं कि जो 5 जो डी ऑर्बिटल्स है उसके जो 5 ऑर्बिटल्स थे वो क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। देखो लिखा है कि द 5d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम नो लॉन्गर हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी, अब उनके पास सेम एनर्जी नहीं रहती है, वो क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो 5d ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम के पास, वो स्प्लिटिंग कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, और उनकी एनर्जी अब सेम नहीं रह जाती है। बोला स्प्लिटिंग ऑफ 5 degenerate orbitals of the metal ion into the set of orbitals having different energies called the CFS, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, इधर देखते हैं। देखो ये क्या है, हमारा डी ऑर्बिटल है, ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। अब इनके पास अभी तो सेम एनर्जी है, अभी भी सेम एनर्जी है, बट ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की वजह से, मीन्स लिगेंड की वजह से, जब लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास में आ रहे हैं, देखो हमारा ये क्या सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लिगेंड्स उसके पास में आ रहे हैं, तो जब ये पास में आते हैं तो ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो डी सबसेल के ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्लिट कर जाते हैं इन द सेट में। देखो एक का सेट ऊपर गया, 2 सेट, मतलब 2 सेट में स्प्लिट किए हैं, ठीक है। 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए हैं और 2 नीचे चले गए हैं, तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और अब इनकी एनर्जी डिफरेंस है, इनकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में स्प्लिट करते हैं, ठीक। देखो इनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल उससे बोलते हैं जिसके पास एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। एक लाइन याद कर लेना, डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिसके पास एनर्जी क्या हो, सेम एनर्जी हो, तो इनकी स्प्लिटिंग हो गई है। देखो बोल रहा है यहाँ पे, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और हमारा लिगेंड हो गया, और इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। बोल रहा है कि निगेटिवली चार्ज लिगेंड, निगेटिवली जो चार्ज लिगेंड है उनको हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह से मानते हैं। निगेटिवली चार्ज अगर लिगेंड है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना, एनसीईआरटी में भी यहाँ कहीं पे लिखा है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, मुझे खोजना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे देखो लिखा पॉइंट चार्ज। जो लिगेंड्स होते हैं, हाउएवर लिगेंड्स आर एज्यूम्ड एज ए पॉइंट चार्ज। तो जो निगेटिवली चार्ज, और ये कैसे होते हैं, एनायनिक लिगेंड होते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो लिगेंड कैसे होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। और न्यूट्रल जो लिगेंड्स हैं उनको हम लोग पॉइंट डायपोल की तरह से मानते हैं। न्यूट्रल लिगेंड है तो एक डायपोल मानेंगे, ठीक है। अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे। कह रहा है कि डिजनरेसी ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स। अभी हम लोग देखे थे डी ऑर्बिटल में कितने, डी जो सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। वो क्या कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। क्यों, जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम के तरफ, जो मैं अभी समझाया था। बोल रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं हैविंग सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल जिसके पास सेम एनर्जी होती है, ठीक है, इन ए सबसेल, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल। डिजनरेट ऑर्बिटल किसे बोलते हैं कि एक कोई सबसेल हो, जैसे एस सबसेल हो गया, पी सबसेल हो गया, डी सबसेल हो गया, एफ सबसेल हो गया, उस एफ सबसेल में या डी सबसेल में या और पी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उनके पास सेम एनर्जी होती है, उन ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम लोग किसमें पढ़ने आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ने आ रहे हैं। अब देखो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता था हम लोग पढ़े थे, उसकी जो हाइब्रिडेशन हो सकती थी या तो D2sp3 होता था, ठीक है, या sp3D2 होता था, ठीक, ये हाइब्रिडेशन होता था। तो वही कह रहा है कि जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो देखो यहाँ पे ये बनाया गया, ये हमारा होता है एक्सियल और इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल, ये है, ठीक है। तो बोल रहा है कि dx dy dz ये नॉन एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो T2g में आते हैं। इसको याद कर लें, T2g में कौन जाते हैं, जो नॉन एक्सियल सेट्स होते हैं, नॉन एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, सॉरी, जो डी सबसेल है उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। तो उसमें से देखो 3 जो शुरू के हैं, जो शुरू के ऐसे मैं अगर एक डिब्बा बनाऊं, देखो शुरू के ऐसे होते हैं 5 डिब्बे, तो ये शुरू के 3 जो डिब्बे हैं, शुरू के ये 3 डिब्बे हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, एक पहले को बोलते हैं dx dy और dz। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल सेट आप होते हैं डी ऑर्बिटल के, और इन्हें बोलते हैं T2g। और रिमेनिंग जो 2 हैं dx² और dx² और y² dz², इसको बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसको याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है। और इन्हें बोलते हैं eg ऑर्बिटल्स, ठीक है। कह रहा है कि जो लिगेंड है वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ सभी डायरेक्शन में, प्लस माइनस जेड से, प्लस माइनस वाई से, प्लस माइनस एक्स से। एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स कौन थे, dx² y² और dz² थे। फील्स मोर रिपल्सन, ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं, याद कर लेना। ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन फील करता है, एक्सियल सेट के करते हैं कि नॉन एक्सियल सेट के करते हैं, तो एक्सियल सेट के ऑर्बिटल्स सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं। देखो, और रिपल्सन फील किया इसलिए सबसे ऊपर चला गया। देखो इसे बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स और इसे बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स, ये, ठीक है। ये देखो हमारा ये क्या है, डिजनरेट ऑर्बिटल, ये बता ही दिया। और ये डिजनरेट ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया तो कुछ इस तरह से बना है, ठीक। और कह रहा है कि ये डेल्टा ओ, अगर देखो डेल्टा सिर्फ लिखा है तो इसे बोलोगे, डेल्टा सिर्फ अगर लिखा है, केवल डेल्टा लिखा है, इसे बोलोगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे यदि O आ गया तो इसे बोलोगे ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। O है तो ऑक्टाहेड्रल, T है तो टेट्राहेड्रल, ऐसे डेल्टा T लिखा होता है तो टेट्राहेड्रल। यदि यहाँ पे स्क्वायर S लिखा होता है तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसको याद कर लेना। ये डायग्राम देख लो, ऐसे रहेगा ऑक्टाहेड्रल का, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का है। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, टेट्राहेड्रल में भी देखोगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका उल्टा होता है। देखो बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DN सिस्टम इन द टर्म ऑफ T2g एंड EG। जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, इसे बोलते हैं CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसलिए इसको लिखा है। कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो हमको 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारा जो T2g है और EG है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगा, देखो ये हमारा T2g है और हमारा EG है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की हम लोग फिलिंग करेंगे यहाँ पे, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। किस किस चीज़ पे, पहला होगा कि हमारा जो डेल्टा O है, मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो कितना है। और एक पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो क्या कराती है, पेयरिंग, ठीक है। एनर्जी नीडेड फॉर द पेयरिंग होती है। यदि सोचो, यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो पेयरिंग नहीं हो पाता। यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई डेल्टा O से तो पेयरिंग नहीं होगा,
ठीक है, तो लिखा है कि नो पेयरिंग अकर, तो पेयरिंग नहीं होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। सोचो हाई स्पिन लो स्पिन हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही पढ़ा था, ठीक है। और बोल रहा है कि ये कैसे हमको पता चलेगा कि जो पी है मीन्स पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ से ज़्यादा है, मीन्स सी एफ या सी से ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? ये हमको लिगेंड से पता चलता है। यदि हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, यदि हमारा जो लिगेंड है वीक फील्ड है तो पी मीन्स पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। यदि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या ज़्यादा होगा? हमारा सी एफ एस सी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, तो पेयरिंग हो जाता है। और जब पेयरिंग होता है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है कैसा बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या मीन्स पेयरिंग हो गया है तो म्यू का वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये बोल रहा है कि हमारी ये डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। बोला कि देखो पेयरिंग कैसे कराते हैं, पेयरिंग कैसे करा रहे हैं ये बताओ। कि मैं बोल दूं कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, और देखो हम मान के चलें कि हमारे पास टोटल D4 है, मीन्स डी में टोटल कोई ऐसा एलिमेंट्स था जिसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो लास्ट में आ रहा है D4, ठीक है। मतलब हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इस ऑर्बिटल्स में। इसका स्प्लिटिंग हो गया, और ये स्प्लिटिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल का हम लोग पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल का थोड़ा उल्टा होता है, इसका ऊपर करना पड़ता है, इसको नीचे करना पड़ता है, ठीक। और नेम भी चेंज हो जाते हैं, EG T2G ये थोड़ा सा चेंज होता है। अभी आएगा तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं ऑक्टाहेड्रल से बनते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्टाहेड्रल पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो बोल रहा है कि हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किए हैं और उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं बोला कि यहाँ पे यदि हमारे पास एक है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगा मीन्स क्या? पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। वीक फील्ड लिगेंड कभी भी अगर आए जानना पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग अब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग फीलिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3। यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पहले हम लोग यहाँ पे करा देते पेयरिंग, ठीक है। अब 4 यहाँ पे होता तो हम लोग आगे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है तो इसलिए हमको यहाँ पे फिल करना पड़ा, पेयरिंग नहीं कराए, ठीक है। इसी तरीके से देखो यदि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ ज़्यादा है। डेल्टा ओ मीन्स क्या है? सी एफ या सी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो हम लोग पहले क्या कराएंगे? देखो 1 2 3। अब हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको पेयरिंग पहले कराना है। पेयरिंग पहले कराना है तो मतलब हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? EG बोलते हैं, इसको हम लोग EG बोलते हैं, इसको बोलते हैं T2G। अभी देखो क्वेश्चन आएगा, PYQ में पूछा है, PYQ में से डायरेक्ट पूछ लिया है, इसको बोलते हैं T2G। पूछ लेगा कि बताओ किसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट का, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ रहा है D4 आ रहा है, ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड का प्रेजेंस है, तो बताओ EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और T2G में? तो इसको क्या लिखोगे? T2G का यहाँ पे ऊपर लिख दोगे 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख दोगे। कब? जब वीक फील्ड लिगेंड हो और D4 हो। इसी तरीके से इसमें क्या लिखोगे? EG 0, यहाँ पे कितना लिखोगे? 4 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही करना रहेगा। अभी देखना एक PYQ ऐसे ही आया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं? तो ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे CFSC को इफेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग सीक्वेंस में ही लगाएंगे। जब हम लोग इसको लगाएंगे क्वेश्चन करने के लिए तो हम लोग सीक्वेंस में चेक करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो मैं चार्ज लिखा हूँ, इसको तुम लिख लेना चार्ज या ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सेंट्रल मेटल जो एटम है, तो एक फैक्टर ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये अफेक्ट करता है हमारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। दूसरा है जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हम लोग जेड इफेक्टिव पढ़े थे ना पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसका होता है? 5D ऑर्बिटल का, फिर 4D ऑर्बिटल का, फिर 3D सीरीज का, ठीक है। और तीसरा फैक्टर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, और चौथा है ज्योमेट्री। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कैसे आया है ये मैं अभी बताता हूँ। इसको क्वेश्चन इस पर कई बार आए हैं, अभी 2022 में भी क्वेश्चन आया था इसका। अब देखो बोल रहा है कि इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हमारा जो ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका CFSC ज़्यादा, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसका CFSC ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा जिस सेंट्रल मेटल एटम का उसका CFSC ज़्यादा है। अब देखो ज्योमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल डाटा था, उसका जो फार्मूला आया देखो यहाँ पे बनाया
कि देखो दोनों में रिलेशन याद कर लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कई बार पूछा गया है, अभी मैं दिखाऊंगा PYQ। वहाँ पे फार्मूले में होता है कि डेल्टा ओ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो CFSC का जो वैल्यू होता है ना वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल से, मतलब इन दोनों में कोई पूछे ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होता है कि टेट्राहेड्रल का CFSC ज़्यादा होता है, तो बोलोगे ऑक्टाहेड्रल का, वो भी कितना 9/4 या 2.25 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरीके से स्क्वायर प्लानर का और इसमें चेक करें, इन दोनों में, ठीक है, अभी इसमें चेक किए थे, अब इसमें चेक कर रहे हैं स्क्वायर प्लानर और इसमें, तो किसका ज़्यादा होता है? स्क्वायर प्लानर का, वो भी कितना टाइम्स होता है? 1.33 होता है ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है, या 4/3 होता है ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल से कितना ज़्यादा होगा? मीन्स स्क्वायर प्लानर का और टेट्राहेड्रल में अगर चेक करें तो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। मीन्स अगर सोचो हमारा टेट्राहेड्रल का जो वैल्यू है वो कितना है? 3000 है, तो स्क्वायर प्लानर कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3000 लिखोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन के आया, ठीक है, ऐसे इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट फार्मूले पे आ गया, कुछ करना नहीं है, बस अगर तुमको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन भी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर कोई पूछे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है तो बताओ किसका ज़्यादा होता है? स्क्वायर प्लानर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल का होता है, फिर टेट्राहेड्रल का। यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, तुम लोग कमेंट बहुत कम करते हो। ठीक, ये चीज़ नहीं होगी। तो ये फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स। तो एक फैक्टर हम लोग देख लेंगे ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री जो रहेगा उसके हिसाब से बता लेंगे। मान लो तुमको 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें पूछेगा बताओ कि सबसे ज़्यादा किसका होगा हमारा CFSC। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे नंबर पे हम लोग चेक करेंगे फिर जेड इफेक्टिव। तीसरे नंबर पे चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। चौथे नंबर पे चेक कर लेंगे ज्योमेट्री। यदि सब कुछ सेम आता चला गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ज्योमेट्री क्या है, कि स्क्वायर प्लानर है, कि टेट्राहेड्रल है, कि ऑक्टाहेड्रल है। सबसे ज़्यादा किसका होता है तुम्हारा? स्क्वायर प्लानर का। फिर किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल का। फिर किसका होता है? हमारे टेट्राहेड्रल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे जो अफेक्ट करता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर या सेंट्रल मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या चार्ज। तो इसमें चेक करो, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ इन दोनों में सबसे ज़्यादा CFSC का वैल्यू किसका होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। तो इसका चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा चेक करोगे तो देखो यहाँ पे इसका होता है -1 एक CN का, और यहाँ पे 6 है तो 6 एकदम 6, तो -6 हो गया, और उधर जाएगा तो +3। तो इसका जो आ रहा है इसका +3 आ रहा है, इसका +3 आ रहा है। ऐसे इसका अगर चेक करोगे तो कितना आएगा? +2 आएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, इसका +3 है, इसका 2 है, तो उसका भी CFSC का वैल्यू ज़्यादा। तो डेल्टा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था CFSC का, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही इसका बताओ, अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन का बताओ कि किसका ज़्यादा होगा, CFSC का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोचो हमारा H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पे है वही हो जाएगा यहाँ पे +2। इसी तरीके से ये न्यूट्रल है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक है, तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है ना, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर था जो अफेक्ट करता था, जेड इफेक्टिव था। जेड इफेक्टिव हम लोग पढ़े थे। जेड इफेक्टिव मीन्स क्या? सबसे ज़्यादा किसका होता था? 5D ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते थे उनका होता है, फिर 4D सीरीज का होता है, फिर 3D सीरीज का होता है। तो देखो लिखा है जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका होता है? 5D सीरीज का। ठीक है, फिर किसका होता है उसके बाद? इसके बाद होता है हमारे देखो यहाँ पे 5D सीरीज का होता है, फिर 4D सीरीज का होता है, फिर 3D सीरीज का होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन देखो दिया है कि ऑस्मियम, रुथनियम और आयरन है, तो ये बताओ एक किस सीरीज का एलिमेंट हमारा आयरन? हमारा 3D सीरीज का हो गया। हमारा रुथनियम किस सीरीज का एलिमेंट है? ये हमारा 4D सीरीज का है, और ऑस्मियम जो है 5D सीरीज का है। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा O के, और डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्प्लिटिंग के। तो किसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा? हमारा ऑस्मियम का ज़्यादा होगा, फिर रुथनियम का होगा, और फिर आयरन का होगा। तीसरा फैक्टर था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। मीन्स हमारा लिगेंड जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा उसकी CFSC की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और बताया था ना किस लिगेंड, कौन से लिगेंड हैं जो हमारे स्ट्रांग होते हैं, कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो वीक होते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। देखो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं लिगेंड और हेलोजन कंटेनिंग लिगेंड होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। देखो यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से मैं बता दिया हूँ, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है यहाँ से दिया है सबसे ज़्यादा। और इसका मैं ट्रिक बताया था याद करने का। ठीक है, तो वीडियो देख लेना, इसी चैप्टर में ही है, आगे वाले में ट्रिक कैसे क्या था उसको देख लेना। तो क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
किसके, डेल्टा ओ के। पहले ये बताओ कि इसको अगर हमको चेक करना है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब इसका हमको बताना हो कि किसका CFSC सबसे ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। क्यों, क्योंकि देखो -6 है, तो -6 में से जब उधर ले जाओगे +6 हो जाएगा, +6 में से 4 गया तो +2 आ गया। ऐसे इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका +2 हो जाएगा, और इसका भी न्यूट्रल लिगेंड है तो +2। मीन सबके ऑक्सीडेशन सेम है, तो इससे हम लोग नहीं बता पाएंगे। अब जेड इफेक्टिव देखेंगे तो जेड इफेक्टिव भी सबका सेम है, क्योंकि इस क्या है, कोबाल्ट ही तो है। अब तीसरा पॉइंट पर पहुंचे हम लोग, क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो बताओ किस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, CN की ज़्यादा होती है कि NH3 की, कि H2O की। तो सोचो तुमको यदि ये सीरीज नहीं याद रहेगा तो कैसे ये क्वेश्चन करोगे। तो ये सीरीज याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कैसे याद करोगे इसका मैं ट्रिक बताया था, वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। तो सोचो सबसे ज़्यादा किसका होगा, CN का होगा, फिर उसके बाद अमोनिया का होगा, फिर H2O का होगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। देखो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर ये लास्ट चला जाएगा। लास्ट था ज्योमेट्री। हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर का होता था। उसके बाद किसका होता था, हमारा ऑक्टाहेड्रल का, फिर किसका होता है, टेट्राहेड्रल का। देखो जब अभी हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ज्योमेट्री सबका हम लोग बताए थे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, अगर हमको बताना कोई पूछे बताओ सबसे ज़्यादा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका कितना आएगा, देखो +2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ माजरा गड़बड़ है, यहाँ पे -4 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे -4 होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम आता, थोड़ा ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, ठीक। और लेकिन देखो इसको हम लोग डायरेक्ट ज्योमेट्री से कर लेते हैं, और लिगेंड से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ज्योमेट्री, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालोगे, देखो कभी +6 थोड़ी आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, तो इसका भी ऐसा होगा कि यहाँ पे +2 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस में 4 कर देता हूँ, थोड़ा सही कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो और इसका कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी है, +2 इसका भी, +2 इसका भी है। अब हम लोग चेक करते थे, दूसरा क्या चेक करते थे, जेड इफेक्टिव। तो हमारा सब जगह निकिल ही है, तो ये सेम हो गया। तीसरा चेक करते थे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो सोचो इन तीनों में ये लिगेंड हमारा CN है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोरीन है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर चेक करेंगे तो हमारा इन दोनों से कंपेयर में तो इसका ज़्यादा ही है, तो हो गया। लेकिन इन दोनों का सेम है, तो अब सेम हो गया तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ज्योमेट्री चेक करेंगे। तो ज्योमेट्री सोचो, और ज्योमेट्री से लास्ट में गए तो देखो सबसे इसका ज्योमेट्री जो आएगा, हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से जानते हैं कि इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा। इसका ऑक्टाहेड्रल आता है और इसका टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है। तो किसकी CFSC ज़्यादा होती है, स्क्वायर प्लेनर की, फिर ऑक्टाहेड्रल की, उसके बाद टेट्राहेड्रल की होती है। ये सीक्वेंस हम लोग बता ही दिए हैं। देखो एक फैक्टर हम लोग पढ़े थे जो अफेक्ट करता था हमारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। अब क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सोचो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा 5 फैक्टर पढ़ेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सेम 3 फैक्टर्स वही हैं जो हम लोग पहले पढ़े हैं। देखो क्या पढ़े थे, और सीक्वेंस में भी ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, जेड इफेक्टिव देखते थे, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। 2 नए फैक्टर्स आ गए हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करते हैं। वो क्या है, चिलेशन है, और एक फॉर्मेशन कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं KF। मीन्स यदि फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, मीन्स प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बन रहा है, मीन्स कंपाउंड तभी तो स्टेबल है। सोचो कोई चीज़ ज़्यादा कब बनता है, जब वो चीज़ें स्टेबल होती हैं। मीन्स फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसका ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, याद कर लेना। चिलेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी होता है सेंटीमीटर रिथम। लेकिन कभी कभी इन दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कैसे होता है, कह रहा है कि चिलेशन डोमिनेट ओवर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कभी कभी चिलेशन डोमिनेट कर जाता है, हमेशा मतलब चिलेशन डोमिनेट करता है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर। लेकिन एक ऐसा लिगेंड होता है जिसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाता। वो कौन से लिगेंड होते हैं, जो सिनर्जिक लिगेंड होते हैं। हम लोग पढ़े थे ना सिनर्जिक लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, पहला वीडियो। तो ये हमारे हैं सिनर्जिक लिगेंड, ये हमारे सिनर्जिक लिगेंड्स हैं,
ठीक है, ये यहाँ से पढ़ लेना, मैं पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पहला वाला वीडियो जो है उसमें कि सिनर्जिक लिगेंड क्या होते हैं, वहाँ पे बढ़ाया था डिफिनीशन। और तो सिनर्जिक जो लिगेंड होते हैं इसके ऊपर चिलेशन डोमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर चिलेशन भी हो रहा हो और सिनर्जिक लिगेंड भी हो तो कौन डोमिनेट करता है, हमारा सिनर्जिक लिगेंड डोमिनेट करता है। लेकिन ये चिलेशन भी है और जो लिगेंड्स है वो सिनर्जिक लिगेंड नहीं है, तो वहाँ पे डोमिनेट कौन करता है, हमारा चिलेशन डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हम लोग पढ़े हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो डेल्टा वैल्यू पढ़े हैं, अगर वो ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होता है, लेकिन सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, ये केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। किसके कौन कौन सा, देखो ये वाली चीज़ के लिए, ये वाली और ये वाले के लिए होगा। चिलेशन से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, इससे फॉर्मेशन कांस्टेंट से, ठीक है। तो बोला कि बिकॉज CFSC डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चिलेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अभी देखे थे वहाँ पे चिलेशन था, चिलेशन से हम लोग को नहीं डिसाइड कर रहे थे ना, CFSC के वैल्यू को नहीं कर रहे थे। तो ये बोला कि हमारा CFSC का जो वैल्यू है चिलेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए सिर्फ हम केवल और केवल किसके लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। मीन्स जो CFSC की जो वैल्यू आएगी, जिसका ज़्यादा CFSC होगा वही उसकी भी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब सोच, तुम एक चीज़ सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसके ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा हो सकती है। एक लाइन लोग बोलते हैं ना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो कम स्टेबल। ये बात सही है। यहाँ पे हम किसका पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पढ़ रहे हैं कि एनर्जी उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका क्या बोला कि यहाँ पे CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज करने की जो एनर्जी है अगर वो ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं कि किसी का एनर्जी ज़्यादा है, जैसे मेरा खुद का एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या रहूँगा, कम स्टेबल रहूँगा। तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे भी सही है और ये भी, क्योंकि ये वाली एनर्जी दूसरी एनर्जी है, इस वाली एनर्जी से कनेक्ट मत करना, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी है, किसी क्रिस्टल फील्ड, हाँ किसी क्रिस्टल के फील्ड को स्टेबलाइज करने की एनर्जी है, ठीक है, उसकी खुद की एनर्जी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है ये Rn दिया, अमोनिया दिया और होल का 6 दिया और Fe होल का 3 दिया है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ और CFSC बताओ। देखो अब वही क्वेश्चन आया कि दोनों सेम नहीं हो सकते। देखो इसका एक में देखो बढ़ रहा है, एक क्वेश्चन में मतलब किसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसी की CFSC ज़्यादा है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी पढ़ के आए हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने का हमारे पास 5 चीज़ें थी। सबसे पहले चेक करते थे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा इसका भी और इसका भी, निकाल के देख लेना, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो +3 हो ही जाएगा। और ये ऑक्जिलेट है, बाइडेंटल लिगेंड है, ठीक है, 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 3 गया तो +3 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन सेम है। अब हम लोग चेक करते हैं जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी सेम है। तीसरा चेक करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है उसके ऊपर चिलेशन डोमिनेट कर जाता है। क्या ऑक्जिलेट में चिलेशन है कि अमोनिया में चिलेशन है, ऑक्जिलेट में चिलेशन है। यहाँ पे चिलेशन हो रहा है और इसमें चिलेशन नहीं है। क्या अमोनिया एक सिनर्जिक लिगेंड है, लिगेंड सिनर्जिक लिगेंड है भी नहीं, तो ये डोमिनेट कर गया, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसमें चिलेशन ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर ये वाला होगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखें तो इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, मीन्स इसकी ज़्यादा है। लेकिन यदि मैं बोलूँ CFSC बताओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो तीनों फैक्टर अगर हम लोग फिर से चेक करेंगे, पहला क्या ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा जेड इफेक्टिव, दोनों सेम ही है। तीसरा अब चेक करते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो बताओ कौन ज़्यादा मजबूत स्ट्रेंथ, मतलब किस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अमोनिया की कि ऑक्जिलेट की, अमोनिया की। अब यहाँ पे हम लोग चिलेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि CFSC की जो वैल्यू होती है चिलेशन पे डिपेंड नहीं करती। अब किसका CFSC का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा बताओ, इसका ज़्यादा होगा ना, NH3 वाले का। तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। इसलिए मैं बोला था कि इस वाले पॉइंट को हम केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए ही लगाएंगे, ठीक है, फोर्थ वाले पॉइंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा CFSC का वैल्यू चिलेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सब लिखा है, ये कैसे लगाना है, एक सीक्वेंस में कैसे क्वेश्चन लगाओगे उसको मैं बताया हूँ। देखो ये अभी जो मैं समझाया हूँ सब कुछ वही लिखा है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, देखो ऑक्टाहेड्रल का हम लोग पढ़ लिए हैं और टेट्राहेड्रल का।
ऑक्टाहेड्रल का तो पहले ही पढ़ लिए कि इनकी डिजेनरेट ऑर्बिटल होगी, इनकी स्प्लिटिंग हो गई, ये कुछ इस तरह से बने, Eg हो इसको बोल रहे हैं और इसको T2G। सोचो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 6 दूनी 12 का, मान लो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 2 लोग 6 दूनी 12 हो गए, ऐसे यहाँ पे 3 4 3 12, तो दोनों बराबर ही एक तरह से। मैं ऐसे कैसे याद किया था, चीज़ें कैसे याद करोगे कि ऊपर -6 लिखना और 6 के साथ 2 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको बराबर करना है 12 के, तो 6 दूनी 12 मीन्स 12 हो गया। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 6 के साथ कितने डिब्बे रहेंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 होंगे कि 3 होंगे, तो सोचो कि तुमको 12 लाने हैं, 12 वैल्यू, तो यहाँ पे 2 करोगे तभी तो 6 दूनी 12 होगा, और यहाँ पे 4 3 12। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, देखो 3 है तो 4 3 12, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। तो ऐसे मैं याद किया था, याद करने का तरीका है बस। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSE का वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSE का वैल्यू पूछ लेता है, बताओ। तो देखो फार्मूला क्या है CFSE का, सेम फार्मूला यहाँ पे भी है, सेम फार्मूला यहाँ पे भी है। अब देखो ये बताओ, जो 0.6 एनर्जी जो है ये प्लस में है कि माइनस में? ये प्लस में है, ठीक है। इसे हम देखो यहाँ पे लिखे हैं प्लस लिखे हैं, ठीक है। और उसके साथ NEG लिखे हैं। NEG मतलब क्या? ये वाले, ये हमारे थे EG, मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो NEG क्या होता है? NEG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, तो इसलिए लिखे हैं NEG। और 6 के साथ है ये वाला फार्मूला, इसलिए इसको लिखे हैं। माइनस क्यों देखो यहाँ पे पहले लिखे हैं, माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये है हमारा माइनस में, नीचे है ना, तो एनर्जी नीचे है तो इसलिए माइनस लिखे हैं। और N-T2G लिखे हैं, मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन T2G ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस डिब्बे को बंद करना है और यहाँ पे डेल्टा O लिखे हैं, मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेल्टा O लिखे हैं। और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी लिखे हैं, PE। अभी क्या आएगा तो बताए, पेयरिंग एनर्जी बता ही दिया हूँ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू पेयर, ठीक है, ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होता है, हमारा पेयरिंग एनर्जी होता है। और ये x से मल्टीप्लाई करना, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स P गुणे मल्टीप्लाई कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। सेम ऐसे यहाँ पे भी किया, देखो पहले इसको हम लोग लिखे हैं, माइनस में है तो इसलिए माइनस लिखे। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर तुमको ये डायग्राम याद रहे, ये डायग्राम याद रहेगा तो डेल्टा O का तुम निकाल सकते हो, डेल्टा T का भी निकाल सकते हो। मोस्टली किसका क्वेश्चन आया? ऑक्टाहेड्रल का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां से समझ जाओगे। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग को बता रहे हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग किए हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना था ना, यहाँ पे तो सोचो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स पहचानो, ये कॉम्प्लेक्स पहचानो कैसा कॉम्प्लेक्स है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया, मीन्स इसका जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 होंगे, या F+3 है ना, तो इसके D5 होगा। अब D5 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है तो पहले पहचानो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। ये हमारा CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारा CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मीन्स जो हमारा डेल्टा O की वैल्यू है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो पेयरिंग होगा। अब सोचो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे हमको, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करूँगा, पहले 2 फिर 3। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं फिल कर रहा, यहाँ पे ऐसे भी फिल कर सकता था, क्यों नहीं फिल किया? क्योंकि हमारा एक CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मीन्स डेल्टा O P से ज़्यादा हो गया, तो हमको पेयरिंग कराना है, तो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करा दिए हैं। अब बताओ ये हमारा क्या हो गया? D2sp3 हो गया, ठीक है, हाइब्रिडेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, पेयरिंग हुआ इसलिए क्या बन रहा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद कर लेना, जब कभी भी पेयरिंग होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कब बोलते हैं? जब हाइब्रिडेशन कुछ इस तरह से हो, D2sp3 हो। और पैरामैग्नेटिक करेक्टर देखो पूछ रहा है कैसा है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक, और म्यू का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। ऐसे सेम यहाँ पे देखो, अब इस वाले में हमारा ऑक्सीडेशन वही है, मीन्स D5 ही है, ठीक है, D5 था। लेकिन बताओ हमारा फ्लोरीन कैसा है? एक वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए अब पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, मीन्स हमको पेयरिंग नहीं कराना है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2 हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो पेयरिंग नहीं हुआ है, मीन्स हमको पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3। मैं ऐसे क्यों नहीं किया जैसे पहले में किया था? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हमको यहाँ पे पहले पेयरिंग नहीं कराना है, पहले हमको फिल करना है पूरे ऑर्बिटल्स को। और ये स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा बना? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d2 है। और पैरामैग्नेटिज्म कैसे निकालोगे? फार्मूला तुमको बताया ही हूँ, μ=n+2, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसको देख लेना। 2022 में भी आया था, शायद 2021 में आया था, अभी मैं दिखाऊंगा।
ठीक है, उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया था, अभी मैं बताऊंगा, देखना। और ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन, इरिडियम, इरिडियम +3 है, इरिडियम +3 है। तो अब सोचो, हम लोग पढ़े थे ना कि यदि एलिमेंट्स हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 4D सीरीज का हो और 5D सीरीज का हो या इससे आगे का हो, तो उसके साथ कोई भी लिगेंड हो, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, लिगेंड कैसा बिहेव करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से बिहेव करेगा। अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से बिहेव कर रहा है मीन्स डेल्टा ओ पी से ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स पेयरिंग कराना है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया और डायमैग्नेटिक होगा। समझ में आया ना, ऐसे ही करना है। देखो बोला कि कैलकुलेशन करिए CFSE के वैल्यू का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का हमको कैलकुलेशन करना है। ये हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन निकालने हैं, देखो कोबाल्ट +3 आएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना आएगा +3, और +3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे लास्ट में ये आएगा, ठीक। अब ये बताओ हमारा फ्लोरीन कैसा लिगेंड होगा, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम भी हमारा 3D सीरीज का, इसलिए ये वीक फील्ड ही अब रहेगा, तो हमारा वीक फील्ड लिगेंड हो गया। तो हमारा पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ से ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो देखो इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे कितना भरे हैं, 1 2 3 4 5 भर दिए, ठीक है, पेयरिंग नहीं करा रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन और भरा है तो यहाँ पे हम लोग 6th वाला डाल दिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमको CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स निकालना है, तो फार्मूला देखो ऊपर जो था वही लगाया हूँ, -4 था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G था, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, देखो 1 2 3 4 लिख दिया, और 0.6 था प्लस में, और यहाँ पे 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि दो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन EG, टोटल इलेक्ट्रॉन इन EG, तो उसको लिखा हूँ, और यहाँ पे डेल्टा ओ था, प्लस देखो यहाँ पे 0 लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा क्या था, पेयरिंग मतलब P था और X था। एक चीज़ याद कर लेना कि बोला था कि टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कम करके लगाते हैं, यहाँ पे एक है लेकिन एक घटा के लगाते हैं, यहाँ पे इसलिए 0 कर दिया हूँ। जैसे इसमें देखो टोटल 3 है ना, तो हमको यहाँ पे मैं 2 को प्रियोरिटी दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रियोरिटी जैसे ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से करना। मोस्टली हम लोग प्रियोरिटी किसको देंगे, 2P को देंगे, 3P को नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको देंगे, तो यहाँ पे मान लो 0 नहीं होता, P होता तो इसको P लिख देते ऑप्शन के हिसाब से। इसमें कैसे किए हैं, देखो सेम था हमारा सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे भी था, ऑक्सीडेशन भी सेम था, लेकिन यहाँ पे CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, मीन्स डेल्टा ओ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया तो इसकी एनर्जी देखो कैसे निकालेंगे, EG में तो 0 हो गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे टोटल 6 था, तो इस तरीके से अभी क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। अब देखो एक है एप्लीकेशन, एक तरह से मान सकते हो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके हम लोग कलर कैसे बताते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके कलर जो आते हैं 2 तरीके से आते हैं, एक होता है या तो उसमें DD ट्रांजिशन हो जाता है या चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होता है मीन्स उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है, ठीक है। देखो जैसे DD ट्रांजिशन, जैसे D0 है D10 है, तो ये बताओ ये कैसे हैं, D में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और D0 मीन्स पेयर्ड है पहले से, तो ये कैसा होगा, कलर लेस होगा। बाकी D1 से लेकर D9 तक सब कैसे होंगे, हमारे कलर्ड होंगे, मीन्स उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और देखो जो कलरलेस होते हैं जनरली वो डायमैग्नेटिक भी होते हैं। एक फार्मूला और याद करो ये कि जिसका डेल्टा ओ ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी ज़्यादा होता था, जो डिफेक्टिव भी ज़्यादा होता था, और एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। एक चीज़ याद कर लेना, हम लोग जानते हैं ना एनर्जी जो होती है, किसी की एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के उल्टा होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते भी हैं। देखो और हम लोग जानते हैं ना वायलेट हो गया और यहाँ पे रेड है, तो बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा है मीन्स इसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम है मीन्स जेड इफेक्टिव भी कम होगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी कम होगा, डेल्टा ओ भी कम होगा। देखो वही यहाँ पे बोला है, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब कलर इज ऑब्जर्व। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया है, बोला है कि बताओ डेल्टा एब्जॉर्प्शन को कंपेयर करना है, सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, चेक करने का सेम फंडा वैसे ही है जो यहाँ पे था, इसी को लगाओ और आंसर पाओ। कैसे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा +2, इसका भी +2, इसका भी +2 और इसका भी +2 होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या कि जेड इफेक्टिव, सेम सेंट्रल मेटल एटम है तो जेड इफेक्टिव भी सेम हो गया। तीसरा है हमारा अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो बताओ
जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर ज़्यादा है तो डेल्टा एब्जॉर्प्शन उसका सबसे कम। इन चारों लिगेंड में बताओ, पानी में, अमोनिया में, इथाइलिन डायमाइन में और नाइट्रो में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका है? सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इस नंबर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब जिसका जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा है अगर, तो डेल्टा एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाता है और एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पूछा कि डेल्टा एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ था। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है वैल्यू बेस्ड एक तरीके से, तो यहाँ पे दिया है वैल्यू तो दे दिया है, लेकिन कैसे तुम करोगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो यहाँ पे इन सब में सोचो, इन सब का अलग अलग अगर हम लोग देखें तो देखो ये हमारा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना आएगा, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 आ जाएगा। इसका कोबाल्ट का कितना आएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पे भी +3, इस वाले में भी +3 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा इसका +2 आएगा, और इस वाले में +3। तो सबसे कम किसका होगा, +2 वाले का। सोचो कि मीन्स CFSC का वैल्यू सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम उसका CFSC कम, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा के तुम इस वाले क्वेश्चन को कर लेना। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट यूज किया है जो मैं यहाँ पे यूज करके अभी बताया हूँ। इस वाले को डेल्टा ओ चेक करो सबसे पहले, किसका सबसे ज़्यादा होगा उसका डेल्टा एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगा। और डेल्टा ओ कैसे चेक करते हैं इसको मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम लोग कर लेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक तो यहाँ पे कलर जो आ रहा था DD ट्रांजिशन की वजह से आता है, दूसरा आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। देखो कह रहा है कि चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम होता है। याद कर लेना, जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो किससे किससे होता है, सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड के तरफ होता है। मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इन सब में जो कलर आ रहा है MnO4 में, CrO4 में और Cr2O7 में, क्रोमाइल क्लोराइड में, या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में, इन सब में चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही कलर आता है। ठीक है, कुछ और जो NCERT में दिए थे कंपाउंड्स हैं उनका फार्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ सकता है कि रूबी किसे बोलते हैं। रूबी किसे बोलते हैं, Al2O3 को बोलते हैं। देखो बोला है कि इसमें क्रोमियम कितना होता है, 0.5 से 0.1% क्रोमियम होता है, which are randomly distributed in the position normally occupied by aluminium. We may view the chromium third ion species as octahedral chromium third complex incorporated in the aluminum lattice. ठीक है, बोला कि DD ट्रांजिशन एट दिस सेंटर्स गिव राइज टू कलर, लेकिन इनके सेंटर पे जो कलर आता है वो DD ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। किसमें, एलॉय जो एल्यूमिनियम है, रूबी एक एलॉय है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसी तरीके से एक और है, इसका फार्मूला याद कर लेना। एक क्या हमारा इन इमराल्ड का फार्मूला से डायरेक्ट पूछ सकता है, वो क्या होता है, Be3Al2Si6O18 होता है, इसे इमराल्ड बोलते हैं। फार्मूला याद कर लेना। इसमें भी कलर है, कलर कैसा है, देखो बोला है कि द एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन द रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो कलर भी आएगा। और लॉन्गर वेवलेंथ मतलब देखो येलोइस रेड, लॉन्गर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका था, देखो येलोइस रेड है ना, लॉन्ग वेवलेंथ वाला है ना रेड, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसी की तरह होता है, फिर इन सबका सबसे कम होता है। तो ये कह रहा है किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवार्ड्स द येलोइस रेड की तरफ और ब्लू की तरफ हो रहा है, काजिंग इमराल्ड टू ट्रांसमिटेड लाइट इन ग्रीन रीजन, और इसको ग्रीन रीजन में ट्रांसफर कर देता है। ये इतना था NCERT का, ये भी NCERT का पॉइंट था। एक पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इन कंपाउंड्स का जो हाइब्रिडेशन होता है D3S हाइब्रिडेशन होता है। जब देखो एक हम लोग पढ़ते हैं sp3, तो हाइब्रिडेशन सबका पढ़ते थे, यहाँ पे लेकिन उल्टा थोड़ा सा D3S हाइब्रिडेशन इन सबका है। ठीक है, और जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है। कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। सोचो हम लोग पढ़े ना, जो डायामैग्नेटिक होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन ये डायामैग्नेटिक होते हुए भी क्या है, कलर्ड है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये क्या, पर मैग्नेट है, क्रोमेट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, क्रोमाइल क्लोराइड है, क्रोमाइल फ्लोराइड है और वेनेडियम का ऑक्साइड है। हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये एंड हो जाएगा।
ठीक। और तुम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया हमारा, ये जो टॉपिक था CFSE जो है क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन K4 बेस्ड ऑन CFSE। बताओ, बता रहा है कि इसमें बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है इस सेंट्रल मेटल एटम के लिए। जैसा क्वेश्चन बताया था ना कि बताओ कि इसमें कौन सा, बताओ तो पहले ये बताओ कि कौन सा हम लोग डायग्राम यूज करेंगे, इसको कि इसको। मैं डायरेक्ट सोचा हूँ कि मुझे बनाना ना पड़े, क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी हो जाए, इसलिए सब कुछ अब कि इस वाले वीडियो में सॉल्यूशन साथ में लेके चल रहा हूँ थोड़ा, ताकि मैं मुझे बस एक्सप्लेन करना रहे, थोड़ा जल्दी हो जाए। क्योंकि कुछ हमको पहले वाले वीडियो में देखो छोड़ना पड़ा था कि तुम लोग कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। चलो देखते हैं। अब देखो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, ठीक है। अब +2 आया मीन्स इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा D6 आ रहा है। ये बताओ कि पहला तो हम लोग इस दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है। अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वाले को। अब देखो D6 है और हमारा ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, मीन्स यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू जो है P से ज़्यादा है, मीन्स पेयरिंग कराएगा। तो हम लोग एक यहाँ पहले फिल करेंगे, 2 3। अब चौथा पांचवा यहाँ पे थोड़ी फिल करेंगे, क्योंकि हमारा डेल्टा O P से ज़्यादा है, तो हम लोग पेयरिंग कहाँ पे कराएंगे, यहीं पे। तो 1 2 3 सॉरी दो कैसे कराते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6, मीन्स देखो इस वाले ऑर्बिटल्स में T2G में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। जो 6 इलेक्ट्रॉन थे सब T2G में चले गए। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए C वाला होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला, ठीक है। देखो 45 का जो आंसर होगा C होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जो बोला था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आया है। बोला है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर ये कंपाउंड है, ये बताओ कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। ये ऑक्टाहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल का दिया है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू तुमको दिया है कि ना दिया है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वैल्यू दिया है 18,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछा है CFSE फॉर CCl4। तो बताओ CCl4 जो होता है वो कैसा होता है, हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है कि वो टेट्राहेड्रल होता है। COCl4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। मीन्स हमको फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला, ठीक है। हमको ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि इसको तुम पता करोगे तो ये कैसा होता है CCl4, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब फार्मूला हमको ये वाला यूज करना है, तो 9/4 हो गया, ठीक है। और हमको यूज करना है ये टेट्राहेड्रलिटी का पता करना था, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 आ गया, तो 4 2 9 8, तो आंसर क्या आएगा 8,000, ठीक है। और देखो हम लोग ऐसे भी जानते थे कि ये वाला वैल्यू जो होता है इससे ज़्यादा होता है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं, ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसी दो में फंसता है, तो हमको फार्मूला पता है तो हम लोग इजिली कर ले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट +3 इज। बताओ कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फैन बंद करके मुझे चलाना पड़ता है वीडियो, ठीक है। चलो देखते हैं, कर लोगे तुम लोग। बताओ करेक्ट बताना है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो हम लोग चेक करने के लिए बताया था ना, कैसे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। सोचो जिसका डेल्टा O ज़्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम, और जिसका ये डेल्टा O कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा। तो हमको बताना है किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स ऐसे जाना है तो इंक्रीज करता हो जाए। मीन्स कैसे चेक करेंगे, जिसका डेल्टा O सबसे कम होगा, तो डेल्टा O सबसे कम किसका होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखो +3 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, मीन्स सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। जेड इफेक्टिव भी सबका सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट है। तीसरा फैक्टर हम लोग चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे लिगेंड अलग है, ए बी लिगेंड अलग है, ए बी। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है हमारा, अमोनिया है कि इथाइलिन डाइअमाइन है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना अमोनिया इन, जो हमारा ट्रिक था। देखो यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी, जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मैं लिखा था, कहाँ पे लिखा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यहाँ पे सीरीज है। ट्रिक क्या था, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार ओह ऑक्जिलेटो पानी सुनो EDTA और अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। तो सोचो EN का ज़्यादा होता है अमोनिया से, अमोनिया ज़्यादा पानी से, ठीक है।
तो ये इतना था। हाँ, तो इसमें किसका ज़्यादा होता है, ईएन का ज़्यादा होता है, फिर अमोनिया का ज़्यादा होता है, और फिर पानी का क्या डेल्टा हो, तो उल्टा हो जाएगा ना, सबसे कम किसका होगा, ईएन का होगा, फिर जो डेल्टा वेवलेंथ है फिर दूसरे नंबर पे इसका होगा, फिर पानी का, मीन्स पानी का डेल्टा जो वेवलेंथ होगा, डेल्टा एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर 47 का हमारा कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो 47 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था एक बार 2016 में जॉन टेलर इफेक्ट से। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, देखो बोला कि जॉन टेलर इफेक्ट पूछा है, क्वेश्चन क्या है, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें, पहले तो कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मीन्स हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे एक किसके बेस पे करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड के बेस पे करेंगे, तभी तो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगा। तो बताओ, पहले बताओ कि जॉन टेलर इफेक्ट पूछा कि कहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि जॉन टेलर जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व कहाँ पे होता है। तो एक चीज़ याद रखना है, जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व है ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल कौन है, ये हमारे T2G है, और हमारे ये वाले ऑर्बिटल्स ईजी होते हैं, ये ईजी है, ये भी 2T2G है, ये ईजी है, ये भी ईजी है। तो जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन ईजी ऑर्बिटल्स जो होते हैं अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं। ठीक है, पूछा है कि कहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा, मीन्स कहाँ पे सिमेट्रिकल फील्डिंग होगी, जहाँ पे सिमेट्रिकल फील्डिंग होगी ईजी ऑर्बिटल्स की वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। तो देखो, और पहले D7 में चेक करते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड में चेक करना है। तो पहले चलो फिलिंग करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 2 3। अब बताओ मैं पेयरिंग कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। पेयरिंग नहीं कराना है क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मीन्स वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमको फिर से पेयरिंग नहीं कराना है। पहले 4 और 5 हो गया, और यहाँ पे 6। तो बताओ जो ईजी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे जो फीलिंग हुई है कैसी है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक 7 हो गया। तो हमको ईजी ऑर्बिटल में चेक करना है, ये बताओ फीलिंग कैसा है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल फीलिंग हो गया। ऐसे ही हम लोग इसको चेक करते हैं बी वाले ऑप्शन को। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि ये फीलिंग कैसा है, ये कैसा मतलब यहाँ पे आ रहा है, सिमेट्रिकल आ रहा है कि अनसिमेट्रिकल आ रहा है। तो ये भी हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है। D4 में चेक करते हैं इस वाले को, 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और ऐसे D9 का चेक करते हैं, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। तो यहाँ पे देखो मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट जो पूछा है कि बोला है कि जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहाँ पे बोला है कि जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो जॉन टेलर इफेक्ट किस में ऑब्जर्व नहीं होगा, जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन ईजी ऑर्बिटल्स इज अनसिमेट्रिकल फील्ड। जॉन टेलर इफेक्ट अगर हम लोग बोलें कि किस में ऑब्जर्व होता है, जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है जब अनसिमेट्रिकल फील्ड होता है, मीन्स जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा किसमें, जो सिमेट्रिकल फील्डिंग होंगे। तो सिमेट्रिकली सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है हमारा, मोस्ट सिमेट्रिकल है बी वाला ईजी ऑर्बिटल का। देखो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, जबकि तो अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे एक भरा है एक नहीं भरा है, यहाँ पे 2 भरे एक नहीं भरा है। ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा सिमेट्री कौन है इन दोनों में, इन दोनों में सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है, ये वाला। और जो सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इन दोनों का तो ये सेम हो गया, अब हमको कहाँ से डिसाइड करना है, यहाँ से। ठीक है, डिफिनेशन कहाँ था, हमको ईजी में देखना था, लेकिन अब दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे भी चेक करना है। सबसे ज़्यादा जो सिमेट्रिकल होगा वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, अनसिमेट्रिकली जो फील्ड होते हैं उसमें होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 48 का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो आंसर हमारा ये बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, among the following complex द वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसकी जो वैल्यू आएगी CFSC की सॉल्व करने के बाद वो जीरो आएगा। तो कैसे सॉल्व करना था, एक क्वेश्चन में करवाया था, देखो उसी तरीके से करना है। पहले ये बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, सब टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, सब ऑक्टाहेड्रल है, मीन्स इस वाले फार्मूले को हमको यूज नहीं करना है, हमको किसको यूज करना है, इसमें। तो पूछ रहा है किसकी CFSC ज़्यादा मतलब जीरो आएगी। देखो जो आंसर मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी तुम लोग करके देख लेना, पता लग जाएगा किसकी जीरो आ रही है। तो आंसर देखो इस वाले का है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 48 है, ये 49 हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 49 का देखो आंसर जो होना चाहिए 49 का थर्ड है, 49 का बी है।
इसको मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी तुम लोग चेक करके अपना पता कर लेना। दो बोला कि इसका, अब इसमें हम लोग फिलिंग करते हैं। सोचो पहले तो ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन टोटल होगा D5 होगा, D5 होगा, क्योंकि H2 से एक निकल जाएगा, यहाँ से D से निकल जाएगा। अब D5 है, ये H2 बताओ कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो हम जो फिलिंग करेंगे यहाँ पे P मीन्स पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O से ज़्यादा है, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग फिलिंग करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 1 5 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो -4 हो गया। T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं, 3 हैं, प्लस 0.6 हो गया। EG में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, प्लस पेयरिंग कहीं हुआ नहीं है, तो x की वैल्यू 0 हो गई है। तो 4 × 12 माइनस में प्लस 6 दूना 12 1.2, तो जितना प्लस में था उतना ही माइनस में हो गया, तो ये 0 आ गया। तो पूछा था किसका 0 है, तो ऐसे ही कर लेना, बाकी भी तुम लोग लगा के चेक कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सब होगा, तुमको थोड़ा चेक करना। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आ गया 2014 में, हमको सबको चेक करके पता करना पड़ता। पहले हम लोग ऊपर से चेक करते, फिर यहाँ पे चेक करते, तब 0 आता तब आंसर कर पाते। हो सकता है 1 2 और हमको और चेक करना पड़ता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला हो सकता है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत कुछ कर दिए हो और नीचे वाला आंसर हो, तो चेक कर लिया करो। ये सब गलतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर बाद में पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं किया हूँ, मैं एक बार अपना नीट का जो पेपर है उसको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से मेरे इतना मार्क्स कम हो गए, नहीं तो मतलब 30-35 नंबर तो और ज़्यादा आते ही, ठीक है। कौन कौन सी गलतियाँ की ये सब मैं बताऊँगा तुम लोगों को। देखो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। इसके लिए पूछा है क्या होगा, तो बताओ पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। सॉरी देखो कहाँ चला गया, ये हमारा कैसा है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल। और D4 की फिलिंग करके बताना है कि उसकी एनर्जी कितनी आ रही है। तो हम लोग यही फार्मूला सेम ऐसे लगाएंगे। अब सोचो कि हाई स्पिन बोल रहा है ना, हाई स्पिन बन रहा है, मीन्स यहाँ पे भी जो P की वैल्यू है डेल्टा O से ज़्यादा है, मीन्स पेयरिंग नहीं कराएंगे। मीन्स क्या करेंगे, 1 2 3 करेंगे, यहाँ पे 4। अब वैल्यू ला के रख दो जल्दी जल्दी। देखो इस वाले क्वेश्चन में 0.4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 था, तो 0.4 माइनस में है गुड़े, यहाँ पे कितना हो गया, 3 है, 3 कर दो, प्लस 0.6 था और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 हो गया, माइनस 1.2 हो गया और प्लस 0.6 हो गया। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में आ रहा है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए बी होना चाहिए। मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये कौन सा नंबर हो गया, 49 था, ये 50 हो गया हमारा। 50 का जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। तो 50 का देखो आंसर कितना दिया है, बी दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 51 नंबर का है। बोला है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ऑफ D6 कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल, मीन्स ऑक्टाहेड्रल का ही लेना है। तो फार्मूला ऑक्टाहेड्रल वाला ये देखो हम लोग लिए हैं, लगाते हैं, दो कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मीन्स क्या, इस बार डेल्टा O की वैल्यू P से ज़्यादा है, मीन्स पेयरिंग कराना है, ठीक है। पेयरिंग कराओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, सॉरी यहाँ से मैं कैसे करना है देखो ये बताता हूँ। यहाँ पे हमको पेयरिंग कराना है, मीन्स पहले 1 2 3 कर दिए, फिर पेयरिंग कराना है क्योंकि डेल्टा O P से ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 5 6, इसमें 0 कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल पेयरिंग देखो, अब यहाँ पे 3p भी दिया है, 2p भी दिया है। अब कौन सा लोगे आंसर कौन सा लोगे, जो बताया था। देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमको करना है 0.4 हो गया, माइनस है, मल्टीप्लाई किसे करना है, 6 से, यहाँ पे 6 है, और बाकी तो इधर ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे था नहीं, 0.6 गुणे 0 हो गया, प्लस पेयरिंग गुणे। अब यहाँ पे कितना लेना है, 2p लेना है कि 3p लेना है, मतलब 2 लेना है कि 3 लेना है, ये मैं बताता हूँ। देखो पहले इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, -6 × 24। ऐसा लगेगा कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन देखो एग्जामिनर खेला है। तो 2.4 किसको आएगा सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा कि इसको, सोचो इसमें सॉल्व करने के बाद आएगा इस वाले को, ये आ सकता है हमारा जो आंसर हो सकता है। देखो जो आंसर हमारा हो सकता है वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो अब ये हो सकता है और ये, क्योंकि इसी को सॉल्व करने के बाद आएगा।
अब यदि यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे भी 12 होता, तो अब फंसता कि हम लोग इसको करें कि इसको करें, तो हम लोग इस सी को मारते, ठीक है, यदि 12 होता, लेकिन यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ, ठीक। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो देखो 51 का आंसर जो होना चाहिए बी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन कॉम्प्लेक्स आयन है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं जिसके पास, देखो विजिबल लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, याद कर लेना। जो नॉट एक्सेप्टेड, दो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। और कलरलेस कौन होता है, जिसके पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सब पेयर्ड हो जाए, तो हम लोग जानते हैं इसका जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो आएगा सब इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, पेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ इसका, देखो ये कैसा है, इसका जो ऑक्सीडेशन आएगा +2 आएगा, ठीक है, निकल लिख लो, और ऑक्सीडेशन +2 आ गया है। इसको अगर हम लोग आगे करते हैं तो यहाँ पे एक मिनट, देखो ये हमारा डी 3D हो गया, और फिर 4s हो गया, 4p हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4d हो गया, ठीक। तो सबसे जो फिलिंग पहला हम लोग करते हैं 3D हो गया, 4s और 4p 4d हो गया। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मीन्स सबसे पहले अंदर का फील्ड हम लोग पहले पेयरिंग कराते हैं। यहाँ पे हमको कितना इलेक्ट्रॉन है, हमको डी बनना है, 3d 8, तो 1 2 3 4 5। अब बताओ हमको पेयरिंग कराना है कि नहीं, हमारा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ देखते थे, देखो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब ये वाला पेयरिंग करा देगा, हमारा CN क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग करा देगा तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं रह जाएगा, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए ए होना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस बाउंड थ्योरी से वाला क्वेश्चन लगेगा, लेकिन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन है। देखो अभी कितना क्वेश्चन लगा के बता चुका हूँ, पहले ये बताओ कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए बोला है, ऑक्टाहेड्रल के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, इस वाले फार्मूला को, इसको यूज नहीं करेंगे। फिर बोला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर डी के लिए हम लोग जानते थे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर डी के लिए, और D4 के लिए अभी करके आए हैं। जो आंसर आ रहा था शायद ये वाला आ रहा था 53 का, देखें 53 का डी, ये वाला क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही किए, तो आंसर ये वाला होगा। और कैसे करना है ये लोग तुम लोग देख लेना एक बार, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता था, अभी हम लोग पढ़ते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता था, पेयरिंग एनर्जी डेल्टा से ज़्यादा है, तो हम लोग पेयरिंग नहीं कराएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इसमें से कौन सा है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स किसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, अनपेयर्ड है, किसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक आंसर ले लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन सा आंसर सही है, फिर उसी हिसाब से करता हूँ। 54 जो आंसर दिया है बी दिया है। अब देखो बी में हम लोग चेक करते हैं इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। तो बताओ क्रोमियम +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, ठीक है। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d5 4s2 होता है। यहाँ से 2 निकल गए, यहाँ से 1, तो 3d4 बचा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा 3d हो गया, 4s हो गया और 4p हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है 4, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा जो अमोनिया है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, पेयरिंग कराएगा यहाँ तक, लेकिन बस उतना ही कराएगा। हमको 2 d ऑर्बिटल्स मिल गए ना, तो हाइब्रिडेशन इसका तो D2sp3 हो जाएगा BBT से, ठीक। और हम लोग बस उतना ही पेयरिंग कराते हैं जितना हमको जरूरत होता है। यहाँ पे जबरदस्ती अब इसको भी पेयरिंग करा के 3 डिब्बा खाली नहीं करना है, मीन्स हमारा आंसर बी वाला होगा। अभी इसको करते हैं ना, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको देखो डी वाले को, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ना सब पेयर्ड आएंगे, इसके भी सब पेयर्ड आएंगे, ये सब कैसे आएंगे, पेयर्ड आएंगे, तभी ये आंसर नहीं हो रहे हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ करके, एक देखो ए भी और ए भी पेयर्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे। देखो जिंक का बता रहे हैं, इसका सोचो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जिंक का, +2 होता है, जिंक +2 है। जिंक प्लस अगर 2 आ रहा है तो क्या होगा, ये 3d10 हो गया। और d10 वाले कैसा हमेशा होते हैं, सब पेयर्ड ही हैं, तो कलरलेस हो जाएंगे। ऐसे ही इसका देखो टाइटेनियम का, टाइटेनियम भी कैसा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है, मीन्स ये क्या है 3d2 4s2,
तो इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, मीन्स इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो ये भी कैसा होगा, कलरलेस। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन इंटाइटिस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ विल बी मैक्सिमम। डेल्टा ओ मैक्सिमम कब होता है, हम लोग कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जेड इफेक्टिव चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, देखो यहाँ पे +3 आएगा, इसका +3 आएगा, इसमें भी +3, सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम। दूसरा जेड इफेक्टिव भी सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। तीसरा चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो बताओ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सबसे ज्यादा किसका है, साइनाइड का है कि C2O4 का है कि H2O का, कि NH3 का, CN का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, 2008 में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, और मैंने इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 5-6 मिनट पेपर में बर्बाद किया था। ठीक है, और जिद थी मेरी कि मैं इसको लगाऊंगा, और फिर इस वजह से सेलेक्ट भी नहीं हुआ। टाइम मतलब बर्बाद मत करना किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि जब मैं देखा कि इतना इजी है, क्यों नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया। इसको करने का मैं जिद कर लिया और टाइम से बर्बाद किया। ऐसे 2 क्वेश्चन थे जिसमें मैं 10-15 मिनट ऐसे ही बर्बाद किया था। तो जानते हो टाइम का कितना महत्व होता है एग्जाम हॉल में, बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट दो, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। ये देखो कैसे निकालना है, ये फार्मूला हमारा हो गया। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन सबके चेक कर लेने हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग कर ले जाएंगे। देखो ये वैल्यू हमको सॉल्व नहीं करना है। यदि मतलब यहाँ पे 5 लिखा है तो ये बता रहा है इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 0 है, मीन्स ये बता रहा है कि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बता रहा है 4, तो मीन्स 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 1 है तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि 0 वाला मैं पकड़ूँ। 0 वाला किसका हो सकता है, ठीक है। ये देखो अच्छा चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसका देखो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, Fe+3। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा +2 आएगा, और इसमें भी +2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन लिगेंड थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे यदि मैं नीचे से चलता हूँ, ऊपर से करते हैं, चलो यहाँ पे +3 है, Fe+3 में Fe+3 है तो D5 हो जाएगा। ठीक है, अब D5 है तो, और ये मैं 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, और ये हमारा साइनाइड कैसा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा। ये यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, मीन्स हमारे पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 है। तो इसका कौन सा होना चाहिए, इसका 4 होना चाहिए। ऐसे देखो ये कैसा हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, मीन्स टोटल हमारे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 5 रह जाएंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये पहले पे जाएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है, A का 4 यहाँ पे भी है, A का 4 यहाँ पे है, बी का फर्स्ट, तो एक ऑप्शन बस मिल रहा है, हमारा डी होना चाहिए आंसर। 56 का देखो, 56 का आंसर जो होना चाहिए डी। देखो यहाँ पे 1 मिनट में भी नहीं लगा होगा, मैं कर लिया। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है भाई कि बस जो आता है वो भी नहीं हो पाता है। बस इसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, जाते हैं किसी एग्जाम हॉल में, पहले से प्रैक्टिस करते हैं। लोग अब क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब मत करना। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसको झेलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसको झेलो, ठीक है, तब जाके कर पाओगे। क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से और भी मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे घर पे, इसलिए मैं जाना नहीं चाहा कहीं पे तैयारी करने, और मैं रूम पे घर पे पढ़ता था। प्रैक्टिस तो किया, खूब अच्छे पढ़ा था, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम। ठीक, अब यहाँ पे इसकी फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, बता ही दिया। देखो ट्रिक है कि अगर यहाँ पे वैल्यू 5 पॉइंट कुछ करके दिया है तो मीन्स उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। 0 दिया है मीन्स उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ लिखा है मीन्स उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। और 1.73 कुछ लिखा जाए तो उसके पास 1 ही होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये 57 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, बस उसके बाद खत्म शायद। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कर लेते हैं 2 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। देखो बोला है कि द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बताओ कि किसमें एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब होगी, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है। देखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी बतानी है। एनर्जी मीन्स डेल्टा, वही डेल्टा की CFSC की वैल्यू बतानी है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ना, CFSC का वैल्यू होता था एनर्जी एब्जॉर्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लैम्डा के उल्टा होता था। तो ये पूछ रहा है कि जिसकी CFSC ज़्यादा उसकी एब्जॉर्ब एनर्जी भी ज़्यादा, तो बतानी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और ऑर्डर में लिखना है। तो सोचो हम लोग कैसे चेक करते थे, CFSC की वैल्यू पहले सेंट्रल मेटल एटम, सब कुछ सबका सेम है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी +2 आएगा, यहाँ पे भी +2 आएगा, यहाँ पे भी +2 आएगा। फिर चेक करते थे सेंट्रल मेटल एटम का जो डिफेक्टिव, तो सब कुछ सेम है।
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करते थे। ये बताओ कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे बताओ इथाइलिन डाइअमाइन का 2 लिगेंड है और यहाँ पे H2O का एक ही लिगेंड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी वीक फील्ड लिगेंड है, तो जिसका नंबर ज़्यादा होता था हम लोग उसको मानते थे कि वो पूरा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से बिहेव करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL हो गया। यहाँ पे देखो किसका नंबर ज़्यादा है, वीक फील्ड लिगेंड का, तो हमारा WFL हो गया। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो भी 3 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2 दिया था, मैंने थोड़ा सही किया उसको 3 कर दिया हूँ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारा C का सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, फिर A का, फिर B का, तो आंसर जो होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए। 57 का देखो आंसर हो गया C। आगे बढ़ते हैं कि विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। देखो 2023 में अभी आया था पेपर, जल्दी ही आया था। कैसे करोगे क्वेश्चन, बहुत ईजी है। बोला कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल है, तो हम लोग स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं सेंटीमीटर एटम का, फिर जेड इफेक्टिव चेक करते हैं, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करते हैं, फिर चिलेशन चेक करते हैं और फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट चेक करते हैं। यदि ये सब चीज़ें सेम हो जाती हैं तो ठीक है। और बता ही दिया हूँ कि चिलेशन डोमिनेट कर जाता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, एक्सेप्ट सिनर्जिक लिगेंड जहाँ पे ना हो। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा +3, यहाँ पे कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, मीन्स सबके ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है, हाँ नहीं सही दिया, इसका भी ऑक्सीडेशन +3 आएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 2 1 3 +3 आ गया। तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो गए। जेड इफेक्टिव भी सबके क्या हो जाएंगे, ये सेम हो गया, ये सेम है, ये भी सेम हो गया। और अब चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और चिलेशन। तो सोचो यहाँ पे चिलेशन नहीं हो रहा है, तो चिलेशन होगा नहीं तो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे चिलेशन है EN का, सोचो ये और इन दोनों में किसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे चिलेशन डोमिनेट करेगा क्योंकि ये सिनर्जिक लिगेंड है नहीं, ये भी सिनर्जिक लिगेंड नहीं, ये भी चिलेशन है। चिलेशन सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इसमें, और सब कैसे लिगेंड्स हैं, कोई भी यहाँ पे सिनर्जिक लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पे चिलेशन डोमिनेट कर जाता है। तो हमारा 58 का जो आंसर होना चाहिए दूसरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतने कॉन्सेप्ट थे, सब खत्म हो गए। एक वीडियो और क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री पे बनेगा, क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री खत्म। अब तुम लोग बताओगे कि हमको क्या शुरू करना चाहिए, हमको ऑर्गेनिक शुरू करना चाहिए कि P ब्लॉक शुरू करें, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ खुद कि पहले ऑर्गेनिक शुरू करूँ, लेकिन तुम लोग जो कमेंट करोगे उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। एक वीडियो और बचा है और रिलैक्स होकर पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि कितना जल्दी खत्म हो जाए। मैं बस जितना पढ़ा रहा हूँ उसको खूब अच्छे से तैयार करते चलो, तुमको एग्जाम देना है 5 मई को, ठीक है। बस रिलैक्स होकर जितना बस पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से तैयार करते जाओ, तैयार ही तो करना है तुमको, एटलीस्ट बस तैयार करते जाओ। ये मत सोचो कितना खत्म कर पाया हूँ, तुम ये देखो तुम कितना तैयार किए हो, ठीक है। मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं ये नहीं देखता था कि मैं कितना मेरा टीचर पढ़ाया है, ठीक है। हमेशा इस पर फोकस किया करो कि तुम कितना तैयार किए हो, जो पढ़ाया गया है वो तैयार है कि नहीं है, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। सो थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, PDF वहीं पे सेंड करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई में, क्या पढ़े इस टाइम क्या ना पढ़े, इस सब के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ज्वाइन टू मी। सो थैंक यू। वीडियो को शेयर करना यार, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। बाय।